लास्ट वीडियो में जो इक्विलिब्रियम देखा था उसको अकॉर्डिंग अभी आज हम सेकेंड वीडियो में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाने के बाद कुछ हमें सम फीचर ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, भाई यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम हमें ऑलरेडी देख लिया है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे कि जैसे कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलेगा। सबसे पहले लिख रहे हैं हम प्रोसेस और दूसरा है कंक्लूजन। चलो सपोज हम बता रहे हैं H2O लिक्विड से H2O गैस बना। ओके, तो इसको आप H2O लिक्विड को क्या बोलोगे, लिक्विड, और इसको वेपर। चलो ये सिर्फ दिया हुआ है, एक प्रोसेस हुई कि जैसे आपने देखा था कि एक बीकर है हमारे पास और वो बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, पानी को भरते हैं और उसको क्लोज कर लेते हैं, तो उसका वेपर और लिक्विड के बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम। तो उस टाइम कंक्लूजन क्या निकलेगा दोस्तों, ये आपको मैं एक बात बता देता हूं कि ये कौन है अंदर की ओर, जो ये सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस पे ये क्या है, वाटर वेपर। अगर ये वाटर वेपर है तो दोस्तों आपको पता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल अगर होगा, गैस का कोई सिस्टम होगा, तो वो अंदर से कुछ प्रेशर देता है। तो वो प्रेशर क्यों देता है, क्योंकि ये अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, सिस्टम के अंदर के मॉलिक्यूल, वो ये सिस्टम की वॉल पे क्या देते हैं, धक्का देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या लगता है, उधर प्रेशर लगता है। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर अकर ड्यू टू, प्रेशर अकर ड्यू टू वेपर, इट इज कॉल्ड अ वेपर प्रेशर। ये वेपर की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, यस, वेपर प्रेशर। याद रख लेना। दूसरी चीज, जब यहाँ से इनिशियली कुछ मॉलिक्यूल आए थे नीचे से लिक्विड से गैस बनने के लिए, उस टाइम बहुत कम वेपर प्रेशर था क्योंकि वेपर ही कम थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे वेपर बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हुआ, प्रेशर, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता रहा। तो एक ऐसा होता ही रहता है, एक होता ही रहता है। और एक चीज आ जाएगी कि जब वेपर बनना और वेपर में से वापस वाटर बनना, कंडेंसेशन होना, वो दोनों रिएक्शन का रेट सेम हो जाएगा, तब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वेपर आर बिकम कांस्टेंट। अब नहीं बदलेंगे ना, क्योंकि हमने कल देखा था कि ये 900 और ये 100 पे आके अटक गए थे। तो ये वेपर के मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाते हैं, तब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि अब वेपर का एक भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है। तो उस टाइम हमें क्या मिलेगा दोस्तों, वेपर प्रेशर कांस्टेंट मिला। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर और दैट लिक्विड। तो ये चीज याद रख लेना दोस्तों। तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर में उसको हम सिंबलाइज क्या करते हैं, PH2O। क्या करते हैं, PH2O को आप क्या बोलोगे दोस्तों, यस, प्रेशर ऑफ वाटर, ऐसा बोल सकते हो ना। लेकिन हम उसको एक्चुअली रियल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, वाटर का कभी प्रेशर वो पाइप में होता है, लेकिन हम गैस का प्रेशर की ही बात करने वाले हैं। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रेशर ऑफ वाटर को वेपर प्रेशर, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम होता है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है एट गिवन टेम्परेचर।
मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलना नहीं है। अगर आपने ये वाटर को थोड़ा गर्म कर दिया ऐसा चूल्हा लगा के नीचे, तो और वेपर बढ़ जाएगी। तो वेपर बढ़ेगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो एट गिवन टेम्परेचर ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा भी उसके अंदर है, देखो हम बताते हैं कि भाई आपने लिया है H2O सॉलिड, हाँ इसको इक्विलिब्रियम दिखाना है और दोनों साइड का एरो। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बन रहा है, तो आप इसको क्या बोलते हो, सॉलिड टू लिक्विड। ओके, यस और नॉट, यस। तो दोस्तों आपको ये पता है हमने इसके लिए एक थर्मोस लिया था, आइस को थर्मोस में डाला आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, यस और नॉट। तो ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है पता है आपको, ये आइस था, थोड़ा पानी हो गया, अब वो आइस पिघलता नहीं है और पानी जितना है उसके मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो गए, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि आइस और लिक्विड वाटर के बीच में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम। तो दैट कंडीशन उस टाइम क्या होता है, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन। तो एक्चुअल आपको तो पता है कि सर जब पानी जम जाता है तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। चलो ओके, लेकिन वो जमने के बाद मेल्ट होता है, मतलब होता है मेल्ट, यस। तो उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, यस और नॉट। तो 0.5 पे क्या होता है, 0.5 आइस में से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है ना। तो दोस्तों मैं फ्रीजिंग पॉइंट नहीं लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन बताता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पानी का या किसी लिक्विड का, एट मेल्टिंग पॉइंट एट दैट टेम्परेचर योर सॉलिड एंड लिक्विड आर इन अ इक्विलिब्रियम स्टेट। सॉलिड और लिक्विड कौन से स्टेट में होते हैं, इक्विलिब्रियम। एक चीज समझ लो दोस्तों, आपने आइस बनाना है तो वो आइस को आप आइस में से सपोज आपने फ्रिज में पानी डाल दिया फ्रीजर में, तो फ्रिज में डाला है तो कभी आइस नहीं बनेगा, जिंदगी भर वेट करोगे सर आज नहीं तो कल तो आइस बन जाएगा, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ पानी आइस बनेगा, कभी नहीं बनेगा। फ्रीजर में रखा हुआ पानी आइस बनता है क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 से भी कम होता है। तो 0 अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है तो आप 0 पे ही क्यों नहीं बनाते, अगर 0 पे रखोगे तो वो पानी और आइस का इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा आइस ऐसा बना रहता है। तो आपको अगर एक्चुअल आइस बनाना है, क्योंकि आपने सुना है किसी एरिया नॉर्थ के अंदर किसी एरिया में 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, हाँ, तो उस टाइम क्या होता है, पानी हो जाता है, नहीं होता। आपने देखा है कि उस टाइम पानी इतना ठंडा होता है, 0 से नीचे जाएगा ना तब वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और फ्रीज हो जाएगा मतलब, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज फिक्स्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है, 0 से बढ़ ही जाएगा ना किसी भी उसका, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। फिक्स मीन्स कांस्टेंट। शुगर सॉलिड टू शुगर एक्वायस। चलो ये क्या हुआ, जैसे हमने शुगर को पानी में डाला था ना, डाला था कि नहीं, यस यस यस। तो अब यहाँ पे हमने एक आपको वर्ड दिया था, याद हो तो किसी को, जब आपने शुगर डाला, डालते रहते हो डिजोल्व हो जाता है, फिर एक पोजीशन ऐसी आई कि शुगर डिजोल्व नहीं हुआ, तो उस पोजीशन को आप क्या बोलोगे, हमने एक वर्ड दिया था, वेरी गुड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट बेटा, इट्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या हुआ, अब आप मुझे बताओ
कि वो बीकर में आप ज़्यादा शुगर ऐड, मतलब ऐड तो कर सकते हो लेकिन डिसॉल्व कर सकते हो नहीं। तो क्या कांस्टेंट हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, यस और नॉट? या तो प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, क्योंकि आपका शुगर अभी और ज़्यादा डाल तो सकते हो लेकिन सॉल्यूशन में वो ऐड होके डिसॉल्व नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो पता है ना किसको बोलते हैं? इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। तो ये चीज़ है कि ये जो शुगर के मॉलिक्यूल अंदर डिसॉल्व हुए हैं उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। गैस, कोई गैस गैस है मतलब CO2 गैस है और वो गैस एक्वायस बना, CO2 एक्वायस बनेगा, तो क्या बोल सकते हो आप लोग कि भाई आपने सोडा की बाटली देखी है ना, देखी है, तो उस टाइम क्या कांस्टेंट होता है? तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ गैस एक्वायस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ गैस गैस इज कांस्टेंट। अच्छा, ये क्या मतलब हो गया? देखो दोस्तों, भी वापस हम बाटली को देखते हैं, कल वाली कोका कोला। चलो, कोका कोला की बोतल में यहाँ तक आपने कोका कोला फिलअप किया हुआ है, यस और नॉट? अब हमने इसमें क्या कौन सा गैस डिसॉल्व किया? CO2। तो चलो ये CO2 डिसॉल्व है और कुछ CO2 यहाँ पे भी होगा बाटली के ऊपर के एरिया में, यस। तो ये बोल रहा है जो अंदर वाला CO2 है ना, ये इसको बोला CO2 एक्वायस का कंसंट्रेशन, और इसको क्या बोला? CO2 गैस का कंसंट्रेशन। तो एक्वायस अपॉन गैस, यहाँ पे एक्वायस है और यहाँ पे गैस है, उसका रेशियो ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो ये क्या बढ़ जाएगा? एक्वायस में से गैस किधर चला जाएगा? गैस में चला जाएगा, CO2 गैस में चला जाएगा। तो इसीलिए रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको ये ध्यान में रखना है। चलो, समझ में आ गया वो टेबल? ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ अनदर वर्ड, चलो दोस्तों, अब आ रहा है अपना जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम के जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसके अंदर मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ कि भाई इक्विलिब्रिया जो है इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। भाई इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में हुआ कौन से? ये सारी प्रोसेस हमने जो देखी, अगर स्टेट चेंज होता है किसी रिएक्शन के अंदर, ओनली स्टेट चेंज होता है, जैसे पानी का सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, CO2 का सॉलिड से एक्वायस, या तो आपके शुगर का शुगर सॉलिड से एक्वायस शुगर। तो ये सिर्फ क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ। तो इसको आप केमिकल इक्वेशन, केमिकल प्रोसेस नहीं बोल सकते। दिस ऑल आर कॉल्ड These all are called what? Yes, these all are called physical processes. उसके अंदर देखो दोस्तों, कुछ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये हमें आप यहाँ पे दिखाया है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ equilibria involving the physical process. For the physical process is discussed above this. First point, equilibrium is possible only in a closed system. हमने सारे सिस्टम मैक्सिमम कैसे रखे हैं? क्लोज। जितने भी हमने देख लिए
वो सारे क्लोज है और कांस्टेंट टेम्परेचर भी था ना। चलो ये सबको याद रखना है। पहला पॉइंट कौन सा है? क्लोज सिस्टम, तो आपको इसको हाईलाइट करना चाहिए। दूसरा वर्ड, बोथ द अपोजिट प्रोसेसेस अकर द सेम रेट, तो दूसरा वर्ड आपके लिए क्या आएगा? सेम रेट मतलब क्या? फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन सेम रेट से होती है। देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। स्टेबल है, नॉट अ स्टॉप, उसको स्टॉप नहीं बोलते। डायनेमिक मतलब चलित है, वो रिएक्शन अंदर अंदर स्टार्ट है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा वो जो प्रोसेस हमारा है वो इंटरनली वो चालू ही है। इट इज डायनेमिक बट इट्स स्टेबल, मतलब उसके कंसंट्रेशन कैसे रहते हैं? कांस्टेंट, सो वी कैन से इट्स स्टेबल। थर्ड वर्ड, चलो समझ में आ रहा है दोस्तों? तो जितने वर्ड मैं बता रहा हूं इतने वर्ड्स आपको ध्यान में रख के ये थियरम को पक्का करना है। ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दोस्तों मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? पाकिस्तान टीवी है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं पीटीवी। हाँ, क्या बोल सकते हैं? पीटीवी, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये सारी चीज आपको क्या रखनी है? कांस्टेंट रखनी है जब आप इक्विलिब्रियम को अभ्यास करते हो, स्टडी करते हो। नंबर 4, व्हेन इक्विलिब्रियम अटेन फॉर द फिजिकल प्रोसेस, हाँ वो सारी प्रोसेस के लिए जब इक्विलिब्रियम होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर। कौन से पैरामीटर? एट अ गिवन टेम्परेचर, पीटीवी, एनबी, नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे। तो ये पैरामीटर्स है जो 7.1 के टेबल में हमने देखे ना। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, और उसका जो रेशियो था वो कांस्टेंट रहता है। तो ये जो पैरामीटर्स पे अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ दोस्तों? यस, कोई एक चीज पीटीवी में से कोई एक चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखो, बाकी सब तो कांस्टेंट ही रखना है। एंड लास्ट, समझ में आ रहा है? ये ऐसे तो जनरली क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, लेकिन आप लोग इसको थियोरिटिकली भी याद रख लेना। ओके, क्योंकि है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा बहुत। मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज indicate the extent to which the physical processes has proceed before reaching equilibrium। चलो भाई, such a quantities at any stage indicate that extent to which physical process has been proceed to। yes, कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है कि जहाँ पे ये फिजिकल प्रोसेस जो है वो कहाँ पे पहुँचने का ट्राई करता है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे। यस, और हमें ये पता भी चल जाता है कि रिएक्शन कितना हुआ है। समझ लेना कि भाई कैसे पता चलेगा? भाई ये इक्विलिब्रियम से हमें कैसे पता चलेगा? जब इक्विलिब्रियम होता है तो मैंने बताया कल परसेंटेज के हिसाब से कि भाई 20% आपका रिएक्शन हुआ है, तो आप अगर मेजरमेंट लेते हो तो आपका कौन रिएक्टेंट का प्रपोर्शन मेजर किया, प्रोडक्ट का प्रपोर्शन मेजर किया, तो आपको पता चला कि रिएक्शन कितना आगे बढ़ा है। तो ये मैग्नीट्यूड भी आपको पता चल जाता है, कितने स्टेज पे कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना है वो भी पता चलेगा। चलो दोस्तों, समझ में आ रहा है? यस। अब आ रहा है 7.2, लेकिन वो शायद आपका ओमिटेड टॉपिक है ना? तो अभी हम फास्ट इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल प्रोसेस, ओ, एंड दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दो वर्ड मुझे आपको समझाने हैं।
है ना, बस समझाऊँ, आपकी इच्छा है तो समझा रहा हूँ। चलो ये हम थोड़ा सा जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वही डिस्कस कर रहे हैं। किसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट कैपिटल ए reacts with capital B, okay, gives product capital C plus capital D। दोस्तों कुछ समझ में आया? रिएक्टेंट जो है वो कैपिटल ए से ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं बी और सी, अरे सॉरी सी और डी। अब इनिशियली क्या हुआ कि वो रिएक्शन स्टार्ट था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि वो दोनों के बीच में क्या एस्टैब्लिश्ड हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। वो तो क्या हुआ कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हो गया, उधर इक्विलिब्रियम आ गया। कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता ना, वो इक्विलिब्रियम बोला जाता है। अगर रिएक्टेंट एक कम है और एक ज़्यादा है, उसमें से कोई एक आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो गया है तो उसको आप इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी वो ज़्यादा लिया है, नो इश्यू। वैसे तो ज़्यादा कोई एक ज़्यादा एक कम लेना ही पड़ता है, और क्यों लेना पड़ता है वो भी हम ये चैप्टर में ही पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे आपका अगर उसमें से भी एक बच गया है, दोनों बच गए हैं थोड़े थोड़े, या तो एक ज़्यादा और एक कम बच गया है, तो वो रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट रिएक्शन। और इनकम्प्लीट रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। चलो अब मैं इसका एक ग्राफ आपको समझाना चाहता हूं, ओके। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। चलो दोस्तों हम थोड़ा सा, मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। आपके पास इनिशियली क्या है, ए और बी जो रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है कि नहीं? तो मैंने वो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा ये डॉट दिखा दिया यहाँ। अब जैसे जैसे वो दोनों को मिक्स किया तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो तो इधर नीचे, यस और नॉट? तो वैसे वैसे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए और बी कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में। तो ए और बी का कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, जो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे देखो, हो रहा है कि नहीं? यस। इनिशियली ये जो डिक्रीज हो रहा है वो बहुत स्पीड से हो रहा है, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। चलो समझ में आया कुछ? फिर वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट क्यों हुआ, ये जीरो हो गया क्या ए और बी? इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं ए एंड बी, वो जीरो नहीं हुए। दूसरी चीज, अगर हमने इसके अंदर प्रोडक्ट लिया, इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था, जीरो। जैसे जैसे ए और बी कम होने लगे वैसे वैसे कौन बढ़ने लगा, सी और डी। लेकिन वो भी एक टाइम के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आपको समझ में आया, जिस टाइम वो दोनों का वैल्यू एकदम कांस्टेंट हो जाता है, ये सिचुएशन पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। चलो पहली बात समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम का ग्राफ हम कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि हाँ यहाँ पे सर क्या हुआ, ये दोनों मिले उधर, उधर आप देख सकते हो, अगर ग्राफ को ऐसा करोगे तो ये टाइम पे
आपने देखा कि ग्रीन और रेड दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो वो सेम को हम कभी इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। इक्विलिब्रियम तो तभी बोला जाता है जब उनका कांस्टेंट अपने तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, या ज़्यादा हो या कम हो। रेडी दोस्तों? तो ये थी बात हमारी। अब आ रहा है काइनेटिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों काइनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले रिएक्शन किया हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस क्या है? डाइनाइट्रोजन गैस when react with dihydrogen gas will get अमोनिया गैस। शायद आपको ये पता होगा। ये कौन सा प्रोसेस है भाई? हेबर प्रोसेस है। चलो, कितने बच्चों ने हेबर का नाम सुना है? आप घर पे बैठे बैठे अगर अपनी उंगली ऊपर कर रहे हो तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि आपने देखा है। आपको लिखना पड़ेगा कि यस सर हमने देखा है। भाई हेबर प्रोसेस कहीं पे सुना है आपने? हाँ सुना है तो हाँ लिखो, अदरवाइज ना लिखो। तो मुझे पता चले कि इसके बारे में मुझे कितना डिटेल में पढ़ाना है। नानो नानो हो गया ना, चलो नो प्रॉब्लम। भाई हेबर्स प्रोसेस हमने 10th में शायद देखा होगा कि भाई अगर आप सबको पता नहीं है, हाँ बच्चे कितने स्मार्ट, सारे स्मार्ट बच्चों को पता नहीं है, बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन स्मार्ट जो बच्चे हैं उनको पता नहीं है, तो फिर ये आपने नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों जब आपको अमोनिया का प्रोडक्शन करना होता है तो आपको ये प्रोसेस लेना होता है, ये करना होता है, जिसमें अमोनिया में नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो व्हेन नाइट्रोजन के लिए डाइनाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर से गेन किया जाता है, और हाइड्रोजन गैस वो हम दोनों को रिएक्ट करवाते हैं एफी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये दोनों रिएक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ आपको जानने के लिए बता देता हूँ, अब बैलेंस कर रहे हैं तो ये 2 नाइट्रोजन है तो 2 मोल NH3 एंड 3 2 जा 6 है तो 3 मोल H2 गैस हमें मिल जाता है। तो मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भाई ये क्या हुआ हेबर्स प्रोसेस के अंदर, N2 प्लस 3H2 गिव्स, और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ऑलमोस्ट मैंने जब तक सुना है तब तक ये सिर्फ 35 to 40% ही ये रिएक्शन होती है। मतलब अमोनिया 35 या 40% ही मिलता है। अगर आपने 100% लिया है तो बाकी का 65 और 60 और 65% रिएक्टेंट एज इट इज पड़े रहते हैं। तो ये प्रोसेस इतना इनकम्प्लीशन रहता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट भी है। कितना इम्पोर्टेंट है वो बाद में हम बताएंगे। ओके, तो चलो समझ गए। तो दोस्तों इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। मैं आपको एक बता देता हूं, चलो। एक्चुअली आपके बुक में आप देखोगे
तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसे चल रहा है। आपने क्या ऐसा कोई चंबू देखा है? फ्लास्क, 3 नेक्ड फ्लास्क, 2 नेक्ड फ्लास्क, 1 नेक्ड फ्लास्क, जिसका एक ही नेक हो तो एक, दो हो तो दो, तीन हो तो तीन। अगर इसमें मैंने क्या है, अलग अलग कलर के गैसेस लिए हैं सपोज, चलो बड़ा मज़ा आ जाएगा। ये पहले मैंने लिया हुआ है N2 गैस, जो कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का है। तो हम इसको डायरेक्टली पहले N2 ही बोल देते हैं ना। चलो फिर दूसरा एक गैस है हमारा डाइहाइड्रोजन गैस। डाइहाइड्रोजन गैस, H2 गैस। चलो, और ये दोनों का रिएक्शन होने से हमें क्या मिला? ये रेड कलर का गैस, जिसका नाम आप क्या बोलोगे? NH3 गैस। क्या बोलोगे? NH3 गैस। दोस्तों, ये 3 नेक्ड क्यों दिए जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि एक नेक में से हम थर्मोमीटर डालते हैं। ये थर्मोमीटर क्यों डाला जाता है? तो जनरली सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जो रिएक्शन मास होता है ना, उसके अंदर टच होता है ये थर्मोमीटर, और हमें पता चलता है कि भाई इसका टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर इतना है। ये नेक क्यों दिया जाता है? तो ये नेक कंडेंस करने के लिए दिया जाता है। एज अ कंडेंसर हम यूज़ करते हैं। कंडेंस इसीलिए क्योंकि कुछ लिक्विड वगैरह रहता है तो वो इवोपरेट होके बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? और ये भी कुछ एडिशन अगर ज़्यादा ऊपर से करना होता है, ज़्यादा कोई मटेरियल ऐड करना है, तो इसको ढक्कन को खोल के हम सीधा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सबके ढक्कन आते हैं, बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। ओके बेटा। चलो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक चंबू डाल दिया, और यहाँ पे एक वाल्व रख दिया है हमने, जिसकी चाबी हमारे पास है ना। तो अब ये अमोनिया गैस बना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो बन बन के किधर गया? ये पाइप पाइप में होके इधर तक चला जाएगा, यस और नॉट? और क्या ये ग्रीन और वो गैस जाएंगे उधर? ये अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो नीचे ही पड़ा रहेगा कि पूरे वेसल में ऐसे घूमता रहेगा? भाई वो भी रहता है, वो गैस है। आप सबको पता है गैस कहीं पे भी जा सकता है। समझ में आया? भाई गैस है, उसको आप वो नहीं कर सकते। और ये ब्लैक वाला था, तो ब्लैक वाला भी हर जगह पे रहता है। दोस्तों समझ में आया? तो अब हम क्या समझना चाहते हैं? अब इक्विलिब्रियम हो गया है, हमें ये समझना है कि सर इक्विलिब्रियम हो गया है तो इसमें से N2 और H2 का रेगुलरली कन्वर्जन NH3 में होता रहता है, और उसी टाइम NH3 का कन्वर्जन वापस N2 और H2 में होता रहता है। ऐसा हमें समझना है। तो हमने इसमें एक और गैस ले लिया, चलो, तो हम ले रहे हैं वो गैस को, हम फिलअप कर रहे हैं इसके अंदर। बढ़िया दिख रहा है वो साहब, जिसको नाम मैंने दिया है D2। जिस बच्चे को इसका नाम पता हो वो लिख सकता है। चॉकलेट का स्कीम रखना होगा, तब बोलोगे क्या आप लोग? तो सही है, बिल्कुल सही है। नील ने यहाँ बैठे बैठे आंसर दे दिया है।
इट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम। दोस्तों ये ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का बड़ा भाई है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। आइसोटॉप एक वर्ड आपने सुना है? आइसोटॉप, कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर कॉल्ड आइसोमर ऑफ ईच अदर। हाइड्रोजन में से H2 बनता है तो ड्यूटेरियम में से D2 बनता है। और आपको पता नहीं है, जैसे हाइड्रोजन में से H2O भी होता है ऐसे ड्यूटेरियम में D2O भी होता है। ये हाइड्रोजन H2O को हम पानी बोलते हैं, वाटर, और इसको क्या बोलोगे? हैवी वाटर। क्या बोलोगे? तो आपकी लाइफ में 3 तरह के वाटर आए, 4 तरह के, 3 तरह के बोल सकते हैं। एक है वाटर मीन्स प्योर वाटर, ओके, जिसमें सॉल्ट नहीं है। दूसरा है हैवी वाटर जिसको आप D2O बोलते हो। और तीसरा है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मीन्स व्हाट? विच कंटेन्स सॉल्ट्स। जिसमें सॉल्ट्स होते हैं उसी को ही हार्ड बोला जाता है। और उसमें भी ज़्यादातर Ca+2 Mg+2 वाले सॉल्ट होते हैं। इट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। चलो दोस्तों, अब हमने क्या किया, ये चंबू के अंदर कौन सा गैस भरा है? D2। हमको ये सोचना है कि हम अब इसमें क्या कर रहे हैं, D2 भी डाल रहे हैं, ओके। तो क्या होना चाहिए, क्या अगर D2 डाला हुआ है इसके अंदर और अलग से N2 भी ज़्यादा डाल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पाइप से, ओके, तो क्या होना चाहिए? तो सर ये ND3 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ND3 बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू एबो इक्वेशन। और दोस्तों ND3 बन रहा है। क्या बन रहा है? ND3। इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि अगर मैंने, सुनो दोस्तों, यहां पे D2 लिया है तो ये डाई नाइट्रोजन गैस क्या हो रहा है? D2 के साथ रिएक्ट करके यहां पे भी क्या बना दिया? ND3। तो यहां पे मुझे NH3 के साथ क्या मिलने लगा? अगर मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ये रेड वाला रिएक्शन, अगर एक बार इक्विलिब्रियम में आ जाने के बाद अगर वो स्टॉप हो जाता है तो कितना भी D2 डाल दूं लेकिन वो ND3 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन एंगेज विथ मेक NH3। लेकिन उसने क्या किया, D2 के साथ रिएक्ट करके ND3 बनाया, तो उसी टाइम ये NH3 वापस किस में बनने लगा? H2 में और N2 में। तो वहां पे मुझे उसका ND3 का भी प्रोपोर्शन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवर इक्विलिब्रियम इज काइनेटिक। सिर्फ हमें यही समझना है, ये थियरी से हमें सिर्फ इतना ही प्रूव करना है कि भाई हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है? काइनेटिक है, जिसमें रिएक्टेंट्स कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन कन्वर्ट इनटू रिएक्शन, और इट इज अ डायनेमिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? डायनेमिक। और दूसरी चीज, काइनेटिक या डायनेमिक दोनों बोल सकते हैं, और इट्स अ स्टेबल कंडीशन, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये D3B3 वाली सिस्टम जो है वो कुछ हद से पता चल गई होगी। ये जो ग्राफ है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, तो आप फ्यूचर में कंफ्यूज ना रहो। मैंने क्या लिया था, ये है कंसंट्रेशन और यहाँ पे है टाइम। मैंने हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा लिया था 3 मोल, यस और नॉट? तो इसको मैंने H2 बता दिया, चलो ओके। और उससे थोड़ा कम क्या लिया था? D2। लेकिन अमोनिया तो जीरो ही था ना इनिशियली। D2 नहीं, N2। हमें अमोनिया बनाना है N2।
तो अब देखो दोस्तों, अगर हमने कौन सा गैस किसके लिए लिया है, ब्लैक कलर्ड लिया है, वो किसके लिए है, सॉरी ग्रीन है, वो हाइड्रोजन के लिए है। यहाँ पे था थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा कम नहीं हुआ, कितना कम हुआ, थोड़ा, क्योंकि हमने ऐसा बताया था कि रिएक्टेंट ज़्यादा बच जाते हैं, 30 to 35 to 40% ही रिएक्शन हो रहा है ना, तो ऐसा हुआ था। और N2 शायद हमने ब्लैक कलर्ड लिया था, तो ये भी थोड़ा कम हुआ, समझ में आया। तो उसके सामने जो हमारा रेड कलर का था, कौन, अमोनिया, वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। कुछ समझ में आ गया? तो बस इतना आपको समझना है, तो ये क्लियरेंस हो जाएगा आपको कि नहीं होगा, हो जाना चाहिए। when dihydrogen gas react with I2 gas, what happen दोस्तों, which product you will be get here, है, very good, very good, we got HI 2 mole gas। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे ये रिएक्शन होता है, तो एक कंडीशन ऐसी आई कि ये दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश्ड हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ। और वो होता ही है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। और अगर इसका रिवर्स रिएक्शन में आपको बताऊं, तो इक्विलिब्रियम होना इसका क्या मतलब, कि जब मैं अकेले HI को लेता हूं और उसको हीट वगैरह करता हूं, तो हमें क्या मिलता है, H2 गैस प्लस I2 गैस। तो ये रिवर्स रिएक्शन भी है होता है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, आपको समझ में आया, इसीलिए बहुत ही बढ़िया ग्राफ हमने सोचा हुआ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एंड टाइम। चलो दोस्तों, इनिशियली मैं इस साइड से क्या लेता हूं, पहला वाला रिएक्शन है ना, तो चलो पहले वाले को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, इधर H2 हमने लिया है, देखो क्या लिया है, H2 और I2, यस और नॉट, यहाँ पे मैंने H2 और I2 लिया है, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो देखो इधर तक गया मैं। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के लिए अलग कलर चूज कर रहा हूँ। 0 से ही स्टार्ट होगा ना HI वाला, यस और नॉट, यस यस सर, आप बोलोगे वो सब सही है। तो ये H2 का ग्राफ आया यहाँ तक। चलो, तो ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आया यहाँ पे, है, यस। चलो, अब आगे जा रहे हैं। इस साइड से अगर मैं देखूं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं HI से, किससे, रिवर्स रिएक्शन है ना, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ। ओके, पसंद नहीं आया, चलो निकाल देते हैं, पसंद नहीं आया निकाल दो। अब मजा आया। और उस टाइम कंसंट्रेशन इसका कम हुआ, किसका, HI का, क्योंकि ये रिएक्शन इधर से इधर जा रहा है और ये यहां से वहां जा रहा है, तो ये तो जीरो था ना, H2 और I2, वो इंक्रीज हो रहे हैं, और H2 एंड I2 हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक आपको मेरी बात शायद अच्छी लगती होगी, समझ में आ गई होगी, सॉरी। तो क्लियर हो गया, H2 प्लस I2, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया कि नहीं आया,
इन्होंने कैसे प्लॉट किया है वो। तो आई थिंक आपको ये ग्राफ वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम आगे जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। टॉपिक आ रहा है 7.3, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड कितने बच्चों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है? सिंबल। देखा हमने लास्ट उसके अंदर, लास्ट चैप्टर में देखा, लास्ट टॉपिक डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रॉन्ग। वेरी गुड। तो सबको आता है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, चलो दोस्तों अब हम जा रहे हैं आगे। चलो, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन लिख रहे हैं हम। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये इक्विलिब्रियम आया। दोस्तों किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर 199 पे सेकंड पैराग्राफ पढ़वाना चाहूँगा कि ये रिएक्शन है आपका, वो बाकी सब थियरी पॉइंट है वो हम पढ़ नहीं रहे। वेयर A एंड B आर अ रिएक्टेंट एंड C एंड D आर द प्रोडक्ट। सब बच्चों को सुनाई दे रहा है और देख रहे हैं बुक में? हेलो, यस, तो देखते रहो अच्छे से। यश अकेला ही देख रहा है? जो जो जिंदा है वही बोलेंगे, बाकी एक पैर कब्र में है वो ना बोले। हाँ, सब जी रहे हैं, अब तो सब जी रहे हैं ऐसा लग रहा है, जिंदा हो गए। तो जिंदा रहो दोस्तों, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ, बोलता ही रहता हूँ, आप लोग हो ही नहीं मेरे सामने। चलो, आपने वो सेकंड पैराग्राफ में पढ़वा रहा हूँ, उसके अंदर देखो A एंड B आर द रिएक्टेंट एंड C एंड D आर द प्रोडक्ट। उसमें पढ़वा, उससे अच्छा है कि मैं इसी के अंदर ही आपको दिखा दूँ तो कैसा रहेगा। है A एंड B आर रिएक्टेंट एंड C एंड D आर द प्रोडक्ट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, सही है ना? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका किसी भी इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इसीलिए क्योंकि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसका कंसंट्रेशन हम मेजर करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उस दिन मैंने बताया था कल, दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ब्रैकेट। तो ये इसको क्या बोलोगे? ब्रैकेट में सी, इसको क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी। चलो बोलो एक साथ सब लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। बोल दिया सबने घर पे? सही है। तो ये ऐसा लिखा है तो सर कुछ साइंटिस्ट लोग जो है उनको क्वेश्चन हुआ कि ऐसा क्यों लिखा। तो यहाँ पे
बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हैं। देखो इधर, स्टडीज ऑफ मैनी रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो, द नॉर्वेगियन केमिस्ट, नॉर्वेग केमिस्ट काटो मैक्सिमिलन, कौन सा मिलन, मैक्सिमिलाइन गुल्डबर्ग एंड पीटर वाग, टाइगर, वाग मीन्स टाइगर, प्रपोज्ड, इन्होंने 1864 में ये प्रपोज दिया था कि दैट द कंसंट्रेशन इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी बोल सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उन्होंने इक्विलिब्रियम क्या बोला था, यस, उसमें उन्होंने एक वर्ड दिया था एक्टिव मास। कभी कभी क्या होगा कि वो वर्ड भी आपको परेशान करेगा, वेयर Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एक्सप्रेस ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, चलो ये तो हो गया। द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्टिव एक्शन, मास एक्शन, अंडरलाइन करो दोस्तों, लॉ ऑफ मास एक्शन, बिकॉज इन द अर्ली डेज केमिस्ट्री, पहले वाले केमिस्ट्री के अंदर ये जो हमने कंसंट्रेशन ब्रैकेट लिखा ना, व्हाट वी सेज दैट कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो वो लोग बोलते थे एक्टिव मास ऑफ सी, क्या बोलते थे, तो इसका ये आपको दिख रहा है, देखो, concentration was called active mass, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इन ऑर्डर द appreciate their work better, let us consider reaction between gaseous H2 and I2, उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। चलो दोस्तों, अब इन्होंने क्या किया पता है आपको, कि यही रिएक्शन अगर मैं आपको बता रहा हूं दूसरे एक कंडीशन के अंदर, अगर मैंने यही रिएक्शन में AA प्लस BB गिव्स CCDD, ऐसा थोड़ी बोला जाता है, CCDD ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं, देखो, स्मॉल a मोल ऑफ A react with small b mole of capital B gives small c mole of capital C, small d mole of capital D, है ना। तो इनके इस बीच में भी इक्विलिब्रियम, क्या दुनिया में सारे रिएक्शन ऐसे ही होंगे कि सबके आगे 1 मोल हो, जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में है? नहीं सर, मैक्सिमम रिएक्शन के अंदर ऐसा मोल नहीं होता 1 1, अगर 1 मोल है तो सही है, लेकिन ये मोल अलग अगर से आया ऐसे, तो हमें क्या लिखना होगा, ऐसा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं आपको बताता हूं। चलो देखो दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ सी और उसका जो कोएफिशिएंट है सी, कोएफिशिएंट मतलब उसके मोल्स सी, it goes to the power of its concentration, तो small c, into concentration of D raised to small d upon concentration of A raised to small a, concentration of B raised to small b। बच्चों समझ में आया आपको कि नहीं आया? आ जाना चाहिए, अब ये ज्यादा लेट मत करना। हाँ, आ गया ना सबको? तो दोस्तों, अच्छा, ये और ये सेम है रिएक्शन और इक्वेशन सेम है इसके दोनों के, तो सेम ही तो है सर। इसके ऊपर आगे एक एक मोल थे, तो उसका पावर एक एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ समझ में आया?
इसके मोल ABCD है तो हमने उसके पावर में डाल दिया। तो किसी भी रिएक्शंस के जितने भी मोल्स आएंगे वो सारे मोल्स उसके पावर में चले जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने बहुत झमाल भमाल करके धमाल करके एक्सपेरिमेंट कर करके, कोई किसका एक्सपेरिमेंट किया है वो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं इसके। H2 plus I2 gives which product you will get? 2HI गैस। तो दोस्तों ये रिएक्शन के अंदर आपको पता चल जाना चाहिए कि 1 मोल और 1 मोल और 2 मोल यहाँ पे हमें ये मिलता है। तो उस सॉरी 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 बच्चों पावर ऑफ हो गया है, तो 1 मिनट आप लोग ध्यान में रखना, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। चलो आवाज सुनाई दे रहा है दोस्तों? यस यस। तो हम थोड़ा ही टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने किए हैं। 1 मिनट है, 1 मिनट। और ये HI प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने भी ये प्रूव किया कि द केसी फॉर दिस इक्वेशन इज HI, कंसंट्रेशन ऑफ HI ऐसा लिख सकते हो, उसका पावर कितना रहेगा 2, क्योंकि उसके मोल कितने हैं 2 है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस इनटू I2 गैस। वो दोनों का पावर कितना है, क्योंकि उनका दोनों का मोल तो 1 1 ही है ना, तो उनका पावर भी क्या होगा 1 1 ही होगा। उसने क्या किया है, सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर करके मैं आपको बता रहा हूं कि पेज नंबर 200 पे देखो दोस्तों, 200 पे आप देखो उसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से आपको पता चलना चाहिए कि HI गैस अपॉन H2 और इंटू I2, वहाँ पे स्क्वायर नहीं है देखो, है ना। अगर स्क्वायर नहीं है, इधर ही दिखा देता हूँ तो कैसा रहेगा, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 5-6 एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने हमें ये समझाया है कि हमारा प्रोडक्ट में ये इनिशियल कंसंट्रेशन ये दोनों के लिए H2 I2 और HI के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा मिला। ये 4 एक्सपेरिमेंट हमने H2 और I2 लेके किए, और ये 2 एक्सपेरिमेंट हमने HI लेके किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन मिल रहा है हमें। यस देखो कि भाई अगर हमने फॉर्मूला के अंदर सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला कि जिसमें उसका कोएफिशिएंट उसका पावर न बने, ऐसा अगर हमने लिया हुआ है ये फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग ये देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 1840, 1640, 1400, 1500 और वो दोनों में 19, और मतलब कि ये सिमिलैरिटी नहीं मिल रही। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना
कि उसके जो वैल्यू है उसमें सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने उसके मोल को उसके पावर पे रख दिया तो आपने देख लिया क्या मिला, 46, 47, 46, 46, 46, ऑलमोस्ट सेम मिला, यस और नॉट। और सेम मिला इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि द मोल ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स कैन बी पुट at the power of the concentration of its component in इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम कल भी करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया है दोस्तों। तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।